डायग्राम बनाऊंगा, उस डायग्राम को याद करेंगे क्योंकि शॉर्ट फॉर्मेट में आपको 2 मिनट में अगर पढ़ना है तो कैसे उसको पढ़ सकते हैं। सबसे पहले हमने कौन सा टॉपिक खत्म करा दिया अभी? एकीकरण, पहला टॉपिक हो चुका है। मुझे बात बताओ पूरे एकीकरण में कुल कितने जगह बनाए गए थे? आपको मिला देख लो, चेक कर लो कितने जगह बनाए गए थे। उन्होंने 26वां जगह बनाया गया, ठीक है। दो संशोधन याद करने हैं आपको, कौन कौन सा? 7वां और 26वां। कितने संशोधन याद करने हैं? 7 नहीं 2, 7वां और 26वां। 7वां संशोधन कब हुआ? अरे कब हुआ था? 26वां कब हुआ था? ये दो संशोधन याद करने। 7वां संविधान संशोधन मैंने क्या लिखवाया पहले? क्या हुआ था संशोधन में? मैंने आपको बताया था पहले राज प्रमुख का पद था, और राज प्रमुख का पद खत्म कर गया, देख के याद आता है ना। तो राज प्रमुख का पद खत्म करके नया पद कौन सा लेकर आए? अब मुझे बताओ अंतिम राज प्रमुख कौन था उसमें हटाया गया? और पहला राज्यपाल, कहाँ का राज्यपाल है जो किस पद की जगह पे आया था? तो पहले पद कौन सा था? कितने चरणों तक राज प्रमुख बनाए हमने? 4। कौन से तक? जयपुर में लाया, जयपुर के राजा को प्रमुख परमानेंट कर दिया गया, उदयपुर के राजा को महाराज प्रमुख। तो एकमात्र जानते हैं पहला महाराज प्रमुख कौन है? गोपाल। जो चौथे चरण में अंतिम हो गए, उपराज प्रमुख कौन हुआ अंतिम? भीम सिंह। कनिष्ठ कौन हुए? बहादुर सिंह और लक्ष्मण सिंह। और वरिष्ठ कौन हुए? हनुमान सिंह और साधु सिंह। मैंने आपको बताया था 7वें चरण में राजस्थान बना। उस राजस्थान बने हुए राजस्थान का क्षेत्रफल कितना बना? क्षेत्रफल कितना? ठीक है, देख लो, सही है ना। जनसंख्या बताओ? 1.53। तो ये भी 1 हो सकता है, 1.53। आगे बताओ? 18 करोड़। ये हमने बताया। अच्छा 26वां संविधान संशोधन का क्या संबंध है? इसमें क्या हुआ था? प्रीवी क्या होती थी? किनकी पेंशन है सबसे ज्यादा, सबसे कम? किसको? साधु सिंह को। वो क्या था? एकीकरण के पहले पत्र में सबसे पहले साइन किसने किए? कब किए थे? 7 अगस्त 1900। अंतिम किसने किए? कब किए थे? 14 अगस्त 1900। आज हम एक टॉपिक स्टार्ट करें। इस टॉपिक को हम कहते हैं जनजातीय आंदोलन। पहले इसकी रूपरेखा में शॉर्ट फॉर्मेट बनाऊंगा, उसके बाद इसका बड़ा फॉर्मेट पढ़ेंगे विस्तार। मैंने लिख दिया राजस्थान में जनजातीय आंदोलन। जनजातीय आंदोलन। और इस जनजातीय आंदोलन में आप मुझे बात बताओ, जनजातीय आंदोलन से आप किस चीज पर मान लगाते हो? ये क्यों जनजातीय आंदोलन कहलाता है? जनजातीय आंदोलन क्यों कहते हैं आंदोलन को? क्योंकि जनजाति द्वारा किया गया। इसका मतलब जनजाति और जाति में कुछ अंतर होगा। तो एक तो हो गई जनजाति, एक हो गई जाति। जनजाति और जाति में अंतर है। जनजाति ऐसे लोग जो प्रारंभ में अपना जीवन यापन जंगलों में व्यतीत करते थे, अपना जीवन जंगलों में व्यतीत करते थे, जंगलों में छोटे-मोटे घर बना के रहते थे, शिकार पर डिपेंड थे, यानी जिनका निवास होता है जंगल होते थे, जंगल पहाड़ी इलाका होता था, वो जनजाति थे। जो खानापूर जीवन जीते थे, और ये लोग जंगलों पहाड़ों से बाहर नहीं, सिटियों में गांव में जो रहते थे, वो जाति है। यानी प्रारंभ में तो लोग जंगलों में पहाड़ों में अपना जीवन यापन करते थे, घर बना के रहते थे, वो जनजाति। जैसे राजस्थान आप पढ़ते हो, राजस्थान में मीणा, भील, गरासिया, शेरिया, कंजर, कथोड़ी, डामोर और सांसी। राजस्थान में कल्चर में आता है टॉपिक। कल्चर पढ़ते हो, आर्ट एंड कल्चर पढ़ते हो, उसमें पढ़ी जाती है राजस्थान की जनजातियां। राजस्थान में जनजाति पढ़ती है तो लगभग 8 है। पहली कौन सी है? मीणा, भील, गरासिया, सेरिया, कंजर, कथोड़ी, डामोर, सांसी। इनमें कंजर भी आ गई। तो 8 जनजाति जिनको जनजाति जाता है। पेपर में क्वेश्चन कैसे आते हैं? जनजातियों का कल्चर पढ़ा जाता है, इनका रहन सहन, खाना पीना, इनका पहनावा, इनके डांस, कौन कौन से डांस करते हैं, कौन से गाने पे करते हैं, कौन सा युद्ध करते हैं, क्या पहनते हैं, स्वापी फेटा पहनते हैं तो कौन सा क्या कहलाता है, महिला कपड़े पहनते हैं तो क्या कहलाता है, इनके रीति रिवाज, इनके घर क्या कहलाते हैं, ये पूरा का पूरा कल्चर हो गया। इनका अलग अलग है। मीणा की महिला गले में कौन सा आभूषण पहनती है, पुरुष कौन से भीलों के महिला कौन सा कपड़ा पहनती है, ये इनका कल्चर हो गया। लेकिन इनमें से क्या करना है? अपने को छाटने आंदोलन। तो आप इन दो को भूल जाइए, आप यहां तक इनको खत्म कर दीजिए। अब 3 रह गई, मीणा, भील और गरासिया। इसका जनजाति 3 जनों ने आंदोलन किया। कौन कौन सी लगेंगी? मीणा, भील, गरासिया। तो इन तीनों के मुख्यतः मीणा भीलों के आंदोलन है। गरासिया तो हमें साथ में लेनी पड़ती है। एक ही आंदोलन में गरासिया शहीद थे, तो लगभग कमांड एरिया का क्षेत्र बिल्कुल सटा हुआ था, तो भील और गरासिया को भी मिक्स कर लिया जाता, दोनों को मिक्स कर किया गया था। तो मुख्यतः आंदोलन 3 के भील, सॉरी मीणा, भील और गरासिया। इसका मतलब आपको ये पढ़ना है कि जो जनजाति होते थे, मैं आपको जनजाति कौन होते थे भाई? तो जंगल में निवास करते थे, जंगलों में रहते थे, उनका जीवन यापन जंगलों में था, और जो खानाबदोश रहते थे, खानाबदोश कहते हैं जिनकी आजीविका की समस्या रहती थी, उन्हें कहते हैं जनजाति। अब राजस्थान में जो जनजाति पढ़ते हैं, तो जनजाति में 2 टाइप के आंदोलन पढ़ेंगे। एक तो पढ़ेंगे मीणा का आंदोलन, मीणा जनजाति आंदोलन। मीणा जनजाति का आंदोलन कभी पूछा जाता है राजस्थान में सर्वाधिक जनसंख्या कौन सी जनजाति की मिलती है? तो मीणा की। सर्वाधिक जनजातियों में संख्या में पहले नंबर पर कौन सी जनजाति है? मीणा। सर्वाधिक पढ़े लिखे किस जनजाति में? मीणा। शिक्षित लोग हैं। और अगर हम बात करें दूसरा आंदोलन, तो दूसरे आंदोलन में पढ़ेंगे भीलों को। भील जनजाति आंदोलन, भील जनजाति आंदोलन। इसका मतलब कितनी जनजाति के आंदोलन पढ़ने वाले हैं? तो कौन कौन सी जनजाति? देखो एक बार, मीणा और भील। अब अपन इसके भी डिवाइडेशन करते हैं। जाजपुर मीणा विद्रोह, यानी जाजपुर नाम की एक जगह है, वहां मीणा ने विद्रोह किया, तो इसको कहते हैं जाजपुर मीणा विद्रोह। ये तो पहला स्टेप तैयार हो गया, ठीक है। दूसरा आता है जयपुर मीणा विद्रोह। जयपुर मीणा विद्रोह, ये 2 स्टेप हो गए। अब मुझे बताओ मीणाओं के कितने आंदोलन हो गए भाई? अरे कितने हैं? एक तो जाजपुर के, दूसरे जयपुर के। एक तो मेवाड़ यानी जाजपुर के, दूसरे का जयपुर के। अगर हम बात करें इसको लेकर, तो भीलों के भी अपन 2 पढ़ते हैं। भीलों के पढ़ते हैं तो एक आता है भगत आंदोलन, भगत आंदोलन, और एक आता है एक ही आंदोलन, एक आता है एक ही आंदोलन। अब भीलों के कितने आंदोलन हो गए भाई? एक ही और भगत। अगर हम बात करें शॉर्ट फॉर्मेट में, आप क्या याद करोगे? इनका भगत आंदोलन का नेतृत्व गोविंद गिरी। भगत आंदोलन किसके द्वारा, किसके नेतृत्व में किया गया था? गोविंद गिरी। गोविंद गुरु नहीं करना है, गिरी करना है, गिरु भी नहीं करना है, जो भी हो गया था। और इसका नेतृत्व करता है मोतीलाल तेजावत। मोतीलाल तेजावत, ये दोनों चीज आप ध्यान रखोगे। इन दोनों के नेतृत्व करता अलग अलग है, उनमें कोई नेतृत्व करता नहीं पढ़ना है। इसमें कांड फेमस है क्योंकि पेपर में तो कांड आते हैं, पेपर में क्या आते हैं? तो घटनाओं को जान जान दिया गया, उन घटनाओं को अपने को पढ़ना है। तो भगत आंदोलन से संबंधित जो कांड है वो मानगढ़ दाम कांड, मानगढ़ कांड 1913, मानगढ़ कांड 1913। और दूसरा अपन बात करें मोतीलाल तेजावत में, तो यहाँ पढ़ते हैं निमला कांड 1921, निमला कांड 1921। ऐसे करके अपने इनको शॉर्ट फॉर्मेट में तैयार कर सकते हैं। अब यह पूछा गया राजस्थान में, पिछली बार पूछा गया मोतीलाल तेजावत किस ठिकाने से? ठिकाना यानी कि मोतीलाल तेजावत को अगर अपन पढ़ते हो पर्सनैलिटी में, तो कोलियारी गांव में जन्म हुआ था। कोलियारी गांव जयपुर में, और कोलियारी गांव में ओसवाल परिवार में जन्म हुआ था। लेकिन मोतीलाल तेजावत जी द्वारा भीलों के आवाज उठाने का काम किया गया, और आवाज उठाई गई तो इनके द्वारा भाईचारा फैलाने के लिए आंदोलन की रूपरेखा टाइटल के रूप में दिया गया कि आंदोलन एकता स्थापित करना। इस दौरान इनकी मांगों के लिए पंचायत हुई, पंचायत में गुजरात में जगह निमला, गोलीबारी हुई थी, 1200 भील मरे थे, तो कांड बन गया। निमला कांड कब हुआ था? तो मोतीलाल तेजावत जी का जन्म हुआ था कोलियारी गांव में, वो ठिकाने में आता था झाड़ू ठिकाना। कौन सा ठिकाना है? तो गांव नहीं पूछा गया, ना जाति पूछी गई, ठिकाना पूछा गया। मोतीलाल तेजावत जी का ठिकाना कौन सा था? जिस ठिकाने के अंतर्गत वो थे, तो ठिकाना का नाम क्या है? झाड़ू। कौन सा है? झाड़ू। और एक ही आंदोलन का कांड कौन सा है भाई? और भगत आंदोलन का कांड कौन सा है? जनजाति में कितनी याद करनी है आपको? 8। कितनी जनजाति आंदोलन में? कितनी जनजाति पढ़नी है? 2। कौन कौन सी? मीणा और मीणाओं के कितने आंदोलन है? पहला का है, दूसरा भीलों के कितने? पहला, दूसरा। भगत किसका है? एक ही किसका है? भगत में क्या हुआ? कौन सा कांड है? एक ही में कौन सा कांड है? कौन सा कांड है? कब हुआ था? 1921। सबसे बड़ी बात है, इस कांड को राजस्थान का जलियांवाला कांड कहते हैं। क्या कहते हैं? अब मैं आपको किसान आंदोलन पढ़ाऊंगा, नीमू चाणा भी है, नीमू चाणा को भी कहते हैं। लेकिन आपसे पूछा जाए जलियांवाला कांड किसको कहते हैं? मानगढ़ को कहते हैं। नीमू चाणा को नहीं कहते। नीमू चाणा को केवल तुलना की गई थी। नीमू चाणा की केवल क्या की गई थी? तुलना। और अगर आपसे पूछे कि जलियांवाला कांड से विभत्स कौन सा था, तभी नीमू चाणा आएगा। लेकिन नीमू चाणा ही किसको कहते हैं? तब आंसर क्या आएगा? मानगढ़। आपसे पूछा जाए किस कांड की तुलना जलियांवाला कांड से करते हो? नीमू चाणा। किस कांड को जलियांवाला कांड से विभत्स बताते तो भी नीमू चाणा। लेकिन नीमू चाणा कहते किसको? तो कौन सा जाएगा? मानगढ़। पहले स्ट्रक्चर बनाओ, इसके बाद अपन एक एक चैप्टर करेंगे।
ये नहीं लिखना कि आपको दिखे वो सारा लिख लो आप, इन पर रहम करना है गोली वाला। कई बार होता है जो दिखेगा सारा लिखना है, मैं कहीं ऐसे ऐसे करके लगा दूं वो भी लिखना, ये भी आ सकता है पेपर में, कहां लगा हुआ था कोने में। अब इसका क्या बराबर सर रुक जाएगा, अब मैंने मैसेज लिखा मीना कौन सा तो ये स्टेप जो सेम है, अब दोनों मिनट बात करते हैं कहां से ये बना है यानी तो प्रकार ये मैंने आपको शॉर्ट में 1 मिनट में आप देख सकते हो। एक मिनट में सबसे नहीं आता आपको कुछ समझाओ, एक मिनट पढ़ा के सबसे बड़ी बात है जैसे मैं सुना देना, ठीक है लो एक याद होगा सच में याद है, नहीं बाद में याद रहना तो ये बाद में होगा तो थोड़ी होगा। चलिए आगे बढ़िए तो सबसे पहले पढ़ेंगे मीना होगा, क्योंकि मीना का छोटा पैटर्न है तो छोटा पहले पढ़ेंगे बड़ा बाद में पढ़ेंगे, क्योंकि इनका इंपोर्टेंस थोड़ा लंबा चलेगा थोड़ा एक उनका मिनट में मीना होगा तो जाजपुर का बिल्कुल बाकी मीना जयपुर मीना का थोड़ा विस्तार है। चलिए आगे बढ़िया सब, चलिए अब देखिए आगे सबसे पहले मैं देखा मीना जाति का आंदोलन, मीना में सबसे पहले कौन जाजपुर, वो सभी जाजपुर सबसे पहले पढ़ेंगे जाजपुर। अब बताइए थोड़ी जाजपुर का आंदोलन था, मैंने स्टेप बता दिया आपको, वहां से बताया कौन सा पहले आएगा तो जाजपुर, जाजपुर मीना या जाजपुर मीना आंदोलन। तो बस अलग अलग पढ़ने का क्या टारगेट है, अब आप कहोगे मीना को एक ही साथ पढ़ सकते हैं, अलग अलग क्यों पढ़ रहे हैं, अलग अलग पढ़ रहे हैं कि मीना अलग अलग क्षेत्र में आंदोलन किया, जाजपुर के मीना मेवाड़ में, क्योंकि जाजपुर जगह पे मेवाड़ साबरमती है तो ये मेवाड़ के लगा तो मेवाड़ के मीना आंदोलन किया था और जयपुर को रियासत में किया गया था, दोनों का क्षेत्र लगा। तो मैं आपसे कहूंगा जाजपुर नाम की जगह है ये साबरमती का मेवाड़ कैसा है, मैंने एक्सेप्ट कर दिया जाजपुर मेवाड़ रियासत के अंतर्गत आता था, मेवाड़ रियासत के अंतर्गत। एक तो चीज जानोगे कि जो ये भाई जाजपुर क्षेत्र है जाजपुर मेवाड़ रियासत के अंतर्गत है, क्या आप ये भी जानते हो कि अगर मेवाड़ के अधीन है तो मुझे बात बताओ इस जाजपुर पे कब्जा अगर मेवाड़ रियासत का है तो जाजपुर में कुछ भी होगा तो कौन सी सरकार उत्तरदायी होगी, कौन सा सरकार राजा बताइए मेवाड़ तो सरकार जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो किसकी जवाबदेही मानेगी मेवाड़ की, अगर आप तो राजा का किसकी करेगा मेवाड़ का, इसका मतलब इसके अधीन है। आपसे पूछा जाए आंदोलन कब से कब चला जाजपुर में तो आंदोलन का कार्यकाल, इस आंदोलन का कार्यकाल और आंदोलन का कार्यकाल पूछा जाता है तो 1851 से 1860, यानी ये जो आंदोलन था ये चला था 1851 से 1860। अब मैं आपसे क्या हुआ था ऐसा तो कोई ना कोई रीजन होगा, अगर कोई व्यक्ति आंदोलन कर रहा है उसका क्या रीजन है, आंदोलन क्यों किया जाता है, क्यों किया जाता है, ये संतुष्ट होंगे या उनके अधिकार में मिल नहीं रहे होंगे या उनका शोषण किया जा रहा है या जबरदस्ती वसूली की जा रही है या उनके अकॉर्डिंग काम नहीं किया जा रहा, खिलाफत की जा रही है तो सामंत हो गए राजा हो गए किसी के द्वारा उनका शोषण हो अत्याचार हो उनसे जबरदस्ती वसूली हो वो सारी चीजें। तो मैं आपसे कहूंगा कारण, एक तो कारण मुख्य क्या था, कारण था या नई बंदोबस्त प्रथा लागू की गई थी मेवाड़ में, नई बंदोबस्ती प्रथा लागू की और नई बंदोबस्ती प्रथा लागू की और नई बंदोबस्ती प्रथा में प्रावधान अचानक कर बढ़ा दिया, अचानक कर दिया। यानी मैं आपसे ये कह रहा हूं भाई, मैं आपसे कहा कि अचानक से मेवाड़ में प्रथा लगाई गई नई बंदोबस्ती प्रथा और नई बंदोबस्ती प्रथा में अचानक से कर करने का प्रावधान था, इसका मतलब अचानक से मीनाओं पे काय की प्रति गई, अरे काय की होगी और कर की प्रति हुई तो ये कौन सी प्रथा के तहत हुई, हमेशा पता लगने टाइम लगता था कोई नया भूमि बंदोबस्त लाते थे थोड़ा डिस्टेंस लेकर, लेकिन अचानक लाइव बिना इन्फॉर्मेशन के और बिना इन्फॉर्मेशन के बढ़ा दिए तो मीना देने में अब मीना इनको देने में पहले जो लगे कोई नहीं दे पा रहे, अब बेचारे कहां से उत्पादन हो नहीं रहा है और भाई ये कैसे सिंचाई की व्यवस्था नहीं है तो पानी नहीं है खेत में उत्पादन अच्छा नहीं है उत्पादन नहीं टैक्स जो है वही नहीं दे पा रहे, लेकिन उन्होंने टैक्स बढ़ा दिया। और दूसरा इनसे राजा ने किसान ने पूछा भाई टैक्स क्यों बढ़ाए तो उन्होंने बहाना लगा दिया प्रशासनिक व्यवस्था का कि प्रशासनिक दृष्टि से एक्स्ट्रा पैसे की जरूरत है सरकार को और प्रशासनिक व्यवस्था का बहाना लगाया और बहाना लगाकर आंदोलन यानी टैक्स बढ़ा दिया, लगान वृद्धि कर दी और ये घोषणा कर दिया नहीं देंगे तो जबरदस्ती वसूली देंगे। तो किसानों ने क्या किया, मिला किसानों ने खेती करना ही बंद कर दिया। आप देखो अपने हिसाब से, हम तो पहले वाले तो पहले लगा रहे थे वही नहीं दिया जा रहे थे, इनको कहां से अचानक वृद्धि कर दी, इनको कहां से तो अचानक बढ़ा दिए, इसका इतनी क्षमता में नहीं है तुम खेती बाड़ी नहीं करेंगे। अब मुझे बात बताओ कि कृषि सबसे मुख्य व्यवसाय खेती करना इन्होंने छोड़ दिया, अब आजीविका कैसे चलाएंगे, समस्या ये है। तो आजीविका चलाने के लिए जो मीना है उन्होंने काम चेंज कर दिया, शॉर्टकट काम करेंगे, आज से करेंगे चोरी, क्या करेंगे अच्छा काम करेंगे, चीजें चेंज कर दी कि शॉर्टकट काम है, एक रात में करोड़पति बना जा सकता है इस काम में, अच्छा किस्मत के साथ दिया तो फिर उन्होंने कहा अच्छा चोरी करना और क्या करोगे, डकैती। अब चोरी और डकैती भी जानते हैं, चोरी चुपके से डकैती खुलेआम होती है, अच्छा डकैती बंदूक से होती है, चोरी होती है छोटे चोरी छोटी चोरी, किसी भैंस को ले गए, किसी के बर्तन उठा ले गए, किसी के जूते चुरा ले गए, ये तो चोरी छोटी मोटी। डकैती होती है खजानों को लूटना, पहले अंग्रेजों के खजाने लूटे जाते थे, राजाओं के लूटे जाते थे, ठिकानेदारों के लूटे जाते थे, खजानों को लूटना डकैती। डकैती दिन दहाड़े भी हो सकती है, चोरी रात को होती है अंधेरे में। हां समझ के डाकू थे अभी हैं, करते हैं वहां अभी भी है। अब मैं आपसे बताऊं कि हमारे यहाँ पहले खूब सारे लुटेरे थे, आजकल उनकी ब्रांड कम हो गई है, अब खजाना किसी के पास है नहीं क्योंकि किसी के घर में पैसा है नहीं तो थोड़ा लेवल कम हो गया उनका, तो वो छोटे मोटे चोरी करना स्टार्ट करने लगे, किसी का चारा चुरा ले जाते हैं, किसी का मटका उठा ले जाते हैं, किसी की भैंस को ले जाते हैं, भैंस के बच्चे को क्या कहते हैं उसको, बच्चा तो गाय को कहते हैं शायद, उसको उठा ले जाते हैं रात को, उसको ले जाते हैं, कुछ भी दिख जाए वही चोर ले जाते हैं, वो है चोर। और आजकल हमारे यहाँ भैंसों के चोर जाते हैं, भैंसों को ले जाते हैं, तो जो छोटी मोटी चोरी करते हैं उन्हें चोर नहीं कहते, चोर बड़ा सम्मान नहीं सकते, छोटा क्या कहते हैं, क्या कहते हैं छोटा। अब कोई कितनी भी चोरी करके आया हो उसे इस सबसे नफरत होती है, कितना भी अच्छा चोर हो, कितना भी लेवल का हो चोर, लेकिन अगर उसे छोटा कर दिया तो बेइज्जती करता, छोटा छोटा है इतना सा। हां तो यानी किया हुआ काम फिर वो व्यक्ति अगर किसी ने छोटा कर दिया तो मोटिवेट हो जाएगा ये बनने के लिए, बड़ा करेंगे हम तभी ये पदवी जाएगी, फिर कोई छोटा नहीं करेगा। अब बात आती है किसी के पास खजाना है नहीं, पहले चोरी डकैती होती थी तो पहले गांव में लोग घरों में पैसा इकट्ठा करके, आजकल है ही नहीं पैसे किसी के पास रखने के लिए, है ही नहीं, रखे कहां से, और जितने हैं वो सही जगह पे लगे हुए हैं। अरे आप देख लीजिए किसी के पास पॉकेट में कैश नहीं मिलेगा, किसी के पास सारी चीजें कैशलेस हो रही हैं, चोरी किसी के फोन लेके भाग जाओ, मान लो कोड लगा हुआ है कहां से निकालोगे, तो ये प्रजाति विलुप्त हो रही है, ये बेरोजगार हो रहे हैं। अब आजकल क्या है, अब नहीं जी आभूषणों को चोर ले जाते हैं, चेन तोड़ ले जाते हैं, अब महिलाएं घर से बाहर निकलती हैं पूरे इंतजाम करके निकलती हैं, पहनती नहीं, अब क्या करें, प्रजाति विलुप्त होगी नहीं होगी, इनका धंधा ठप हो गया। राजस्थान में जनजाति है कंजर, कंजर जनजाति, कंजर जनजाति के लिए पूछा जाता है सबका व्यवसाय कोई किसी करता है कोई कुछ करता है, कोई मोबाइल शराब बनाता है तो क्यों कंजर थे, कंजर भी हैं, कंजर से पूछा जाता है तुम्हारा व्यवसाय क्या है, तो कहते हैं हमारा एक ही काम धंधा है कि व्यवसाय चोरी करना। क्यों करते, पिताजी ने की थी उन्होंने, क्योंकि उनके पिताजी ने की थी, तुम तो पीढ़ी दर पीढ़ी करते आ रहे हैं, तो हमारा तो ये फैमिली बिजनेस है, हमारा कहना कैसा बिजनेस है और हर व्यक्ति ये चाहता है कि मेरा बेटा मुझसे भी अच्छे काम को आगे ले जाए। अब मानो बढ़िया वाले चोर, यानी मैं आपसे हर लड़का हर पुरुष ये चाहता है कि मेरा बेटा मेरे काम को और आगे तक ले जाए, तो उसे पूछा गया सब आप इस काम को चोरी नहीं देते, सब फैमिली बिजनेस है, पिताजी कह गए बेटा मुझसे बड़ा चोर बनना चाहिए, ऐसा चोर तेरे घर में फोटो आना चाहिए, कोई तुझे छोटा भी नहीं करना चाहिए, यानी आसपास के इलाके में कहीं चोरी आ जाए तो तेरा नाम पूछना चाहिए, चारों दिशाओं में कौन है वो चोरी करेगा, तो पिताजी कह गए बेटा मेरा काम आगे बढ़ाना है और मुझे भी अच्छा चोर बनना है। अब ये मान सकते हो कि ये शॉर्टकट काम है, लेकिन कभी किसी चोर को आपने करोड़पति होता हुआ देखा है, देखा ये चोर है करोड़पति है, वो जैसे जैसे रहते हैं वो दूसरे चोर दूसरे टाइप के चोर है, वो आंखों में आंखें डाल के दिन में चोरी करते हैं, ये दूसरे चोर है, इनका पता ही नहीं चलता कौन ले गया, पता ही नहीं चलता, वो चोर है लेकिन वो नजरों में सबके बच्चे, वो चोर दूसरे, ये तो मेरे ब्रांड बढ़ रही है, लेवल बढ़ रहा है, लेवल बढ़ रहा है, तो उन्हें पता है चोरी भी करो और आंखों में आंखें मिला करो जिससे कोई आरोप नहीं लगाए, करते दिन दाड़ी, वो चोर लगते हैं रात को निकलते हैं, उनका समय
रात को था, टाइम ही था, दिन में सोते थे, रात को निकलते थे, पीछे मकान के पीछे खिड़की रहती थी, पुलिस आ जाए तो भागना है, नहीं आए तो पीछे से निकलना है, पीछे से आना है, आगे का कोई मामला ही नहीं, आगे तो लोग लगा रहता था। तो अगर हम बात करें तो मैंने आपको कहा ये दो व्यवस्था जिनके कारण मीनाव ने आंदोलन किया, नई बंदोबस्ती प्रथा में अचानक से कर वृद्धि कर दी, नई प्रशासनिक व्यवस्था का बहाना लगाकर कर वृद्धि कर दी। अब इन्होंने क्या किया, मीनाव ने खेती करना छोड़ दिया, खेती करेंगे तो टैक्स नहीं देना पड़ेगा, हम कोई दूसरा काम कर लेंगे, कौन सा चोरी, इसमें कोई टैक्स नहीं, चोरी के मामले कोई टैक्स नहीं। तो बताते हैं इस काम को करने लगे तो बहुत ज्यादा मेवाड़ का इलाका जो था इनके प्रकोप से तंग आ चुका था, इनकी चोरी लूटपाट डकैती से परेशान थे लोग, तो मेवाड़ के राजा में दबाव बना और मेवाड़ का राजा सोचने लगा कि भाई इसको दमन नहीं किया गया तो बदनामी हो रही है रियासत की। तो इन्होंने क्या किया, एक अजीत सिंह नाम का व्यक्ति भेजा सेना लेकर जाइए सबका दमन कर दो, अजीत सिंह को भेजा और अजीत सिंह का मीनाव को दमन करने गया तो जाकर देखा अजीत सिंह ने युद्ध लड़ा जिसमें 57 सैनिक मारे गए, अजीत सिंह की गया था पकड़ने 57 इसके में गए बाकर आए। अब ये मुद्दा मेवाड़ के सम्मान का बात है और इन्होंने मेवाड़ी नहीं, मेवाड़ से टच हाड़ौती में लूटपाट कर दी, हाड़ौती को भी जग से लूटा, उस दौरान इन्होंने प्लान किया अब इस पूरी तरह से हमें संगठन करना होगा, तो मेवाड़ी सेना और हाड़ौती सेना दोनों सेना मिलकर आई और दोनों सेना ने मिलकर मीनाव को घेर लिया और मीनाव ने कर दिया आत्मसमर्पण। मीनाव ने 1858 में आत्मसमर्पण कर दिया, लेकिन मैं ये कहूंगा आत्मसमर्पण कर दिया तो इन्होंने लगा कि इनको इन चीजों को छूट दे दो जैसे आंदोलन को छूट दे दी, लेकिन बाद में थोड़ी देर बाद फिर से लागू कर दी तो मीनाव फिर से विद्रोह कर दिया, 1860 में फिर से विद्रोह कर दिया। फिर इसके बाद मेवाड़ की सरकार ने एक सेनापति भेजा चंदन सिंह और चंदन सिंह ने हमेशा हमेशा 1860 में मीनाव के विद्रोह का मेवाड़ से दमन कर दिया और इनके लिए छावनी में जिम्मेदारी सौंपी देवली छावनी, यहां से मीनाव के विद्रोह का करना है दमन, कैसे करना है देवली से, और ये बटालियन इनके लिए स्थापित कर दी गई, बटालियन को कंट्रोल करेगी मेरवाड़ा बटालियन, कौन सी बटालियन होगी, तो ये मेर के मीणा कहते हैं, मेर क्षेत्र थे इन्हें कहते हैं मेर के मीणा, और मेर के मीणा से किसने लड़ा था, तेजाजी ने, किसने लड़ा था। अब हम बात करें काके मीणा पड़ेंगे भाई, तो रियासत में कौन सी पड़ेंगे इनको, कार्यकाल कब से कब तक है, और ये बताते हैं मीणा के आंदोलन का करने कौन सी पड़ता लागू की, अचानक से काहे में वृद्धि कर दी, बहाना क्या लगाया प्रशासन क्या करने लगे और क्या करने लगे डकैती। इसके बाद इनका दमन करने किसे भेजा, कितने सैनिक मारे गए, इनका दमन कितनी सेनाओं ने किया, तो मेवाड़ी और मीणा ने क्या कर दिया आत्मसमर्पण कर दिया और मैं वापस विद्रोह कर दिया 1860 में, और दमन किसने कर दिया चंदन सिंह ने, और कौन सी छावनी को जिम्मेदारी सौंपी देवली छावनी को। ये जयपुर के ज्यादा कोई मैटर नहीं है, जयपुर के मीणा से आते हैं क्वेश्चन मुख्य थे जो इंपोर्टेंट है, तो उन पर ज्यादा फोकस करेंगे तो अपन इसको पहले लिखेंगे एक बार ऐसे करके ऊपर वाला डायग्राम बना लो, हां पूरा विश्वास है मुझे कर लिया होगा। देखिए इसमें अगर हम बात करेंगे तो सबसे पहले इंपोर्टेंट बात आती है यहां मीणाओं के आंदोलन का कारण, मीणाओं के आंदोलन का कारण, और यहां मीणाओं के आंदोलन का कारण जो अपन पढ़ते हैं इसको लेकर, तो मीणाओं में आंदोलन का जो कारण अपन पढ़ेंगे पहला तो आएगा नई बंदोबस्ती प्रथा लागू करो, अचानक कर वृद्धि करना, अचानक कर वृद्धि करना, और दूसरा मुद्दा अपना बनेगा प्रशासनिक व्यवस्था का बहाना लगाकर अतिरिक्त कर वसूलना। तो इसके खिलाफ जाकर मीणाओं ने क्या स्टार्ट कर दी, चोरी लूटपाट, अतिरिक्त कर के विरुद्ध मीणाओं ने चोरी लूटपाट प्रारंभ कर दी। प्रारंभ में अजीत सिंह नाम का व्यक्ति आया था इनके दमन के लिए, लेकिन उस दौरान कितने सैनिक मारे गए थे, 57। मैं लिखूं राणा ने भेजा, राणा का राजा हुआ मेवाड़ का, मेवाड़ के राजा को क्या कहते थे, राणा मारना पूरा लिख देते हैं, मेवाड़ राणा ने अजीत सिंह को भेजा, इस दौरान 57 सैनिक मारे गए, 57 सैनिक मारे गए थे। लेकिन यहां मीणा आंदोलन का विद्रोह का दमन दो सेनाओं ने मिलकर किया, कौन कौन सी बताई मैंने, हाड़ौती और मेवाड़। मेवाड़ी सेना और हाड़ौती सेना ने, मेवाड़ी सेना और हाड़ौती सेना ने इनका दमन किया था, लेकिन वापस से विद्रोह किया था 1860 में, तब दमन करने को आया था चंदन सिंह, और उसके बाद कौन सी छावनी को जिम्मेदारी दी गई थी यहाँ की, देवली को, कौन सी छावनी, देवली। और दूसरी बात आती है कि किस बटालियन को जिम्मेदारी दी गई, मेवाड़ बटालियन, मेवाड़ बटालियन का मुख्यालय था ब्यावर में, ब्यावर मेवाड़ बटालियन को कंट्रोल करती है, तो ये मीणाओं को कंट्रोल करने के लिए बनाई गई थी उस दौरान, तो देवली छावनी में इनको ब्यावर में लेकर इनको कंट्रोल करती थी। तो प्रारंभिक कंडीशन बन गई, तो जहाजपुर में इसलिए पड़ते हैं कि जहाजपुर के मीणा मेवाड़ में आंदोलन माने जाएंगे और जयपुर के मीणा का अलग है, वो जयपुर के मीणा का रीजन भी अलग है, यहाँ भी रीजन अलग है, तो वहाँ भी रीजन अलग है, जनजाति जरूर है लेकिन सर्वाधिक जनसंख्या राजस्थान में कहाँ मिलती है, मीणा होगी जयपुर मिलती है, तो वहाँ मुख्य इससे कभी क्वेश्चन नहीं पूछा गया, बहुत कम चांस रहते हैं, जयपुर के मीणा आंदोलन से ही क्वेश्चन आया आज तक। चलिए नेक्स्ट, तो एक नोट लगाएंगे नीचे, चलिए नेक्स्ट लिखेंगे यहाँ मीणाओं द्वारा, नोट में लिखेंगे दो लाइन, यहाँ मीणाओं द्वारा 1860 में पुणे 60 60 18 मैं पुणे विद्रोह कर दिया, मैं पुणे विद्रोह कर दिया, जिसका दमन चंदन सिंह द्वारा किया गया, जिसका दमन चंदन सिंह द्वारा किया गया, दमन चंदन सिंह द्वारा किया गया, हो जाएगा दमन, सबका हो जाएगा, किसका दमन करवाया आपने, चले क्या लगा रहे थे, चंदन आ गया क्या, अरे देखो कभी चंदन आ गया क्या, द्वारा किया गया, करवा दिया ना। दूसरा नोट बनाएंगे इंपोर्टेंट, दूसरे नोट में लिखना मीणाओं के विद्रोह की जिम्मेदारी, विद्रोह के दमन की जिम्मेदारी, मीणाओं के विद्रोह दमन की जिम्मेदारी देवली छावनी को सौंपी गई, देवली छावनी को सौंपी गई। अब बताओ देवली छावनी कहाँ है, देवली छावनी कहाँ स्थित है, राजस्थान में टोक में, कहाँ स्थित है, और कौन सी बटालियन थी जो इनके दमन के लिए बनाई गई थी, मेवाड़ बटालियन, देखो नोट लगाओ, इनके दमन के लिए, इनके कौन है मीणा, तो मेर और मीणा दोनों कहते थे, इनके दमन के लिए निर्मित सैनिक टुकड़ी, निर्मित सैनिक टुकड़ी मेरवाड़ा बटालियन, सैनिक टुकड़ी मेरवाड़ा बटालियन,
मेरवाड़ा बटालियन, जिसका मुख्यालय ब्यावर में था। तो ब्यावर में रहकर कंट्रोल करते थे। तो ये इलाका जहाजपुर, टोंक, ये वाला इलाका भीलवाड़ा, ये वाला इलाका है, इस इलाके में मेरवाड़ा बटालियन कंट्रोल करती थी जाति लूटपाट को। क्योंकि क्या करते थे, क्या करते थे मीना उसमें? चोरी लूटपाट, और इनकी चोरी लूटपाट कंट्रोल करने के लिए बटालियन कौन सी काम करेगी? तो क्रांति आप पढ़ोगे उसमें सारी बटालियन मैं आपको याद करवा दूंगा। अभी अपने को इतना याद करना है, मेरवाड़ा बटालियन के लिए बनेगी। ये लास्ट स्टेप है। मुझे एक बात बताओ, जहाजपुर को अलग से क्यों पढ़ते हैं, मीना के सांदर को अलग से क्यों पढ़ता था? क्योंकि रियासत की लगे मेरवाड़, तो मेरवाड़ में मीना का आंदोलन पढ़े, तो कांके मीना का आंदोलन पढ़ते हैं। और आंदोलन का कारण क्या था? नई बंदोबस्ती प्रथा के तहत अचानक कर करना और प्रशासनिक व्यवस्था का बहाना लगाकर अतिरिक्त कर वसूलना। कब से कब तक कार्यकाल आंदोलन का? 51 से कौन सी चाबी की जिम्मेदारी 24 की? कौन सी याद हो जाएगा? चलिए याद हो जाएगा तो नेक्स्ट एक बार। अब जयपुर के मीना का आंदोलन पढ़ सकते हैं, एक बार देखो इसको, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको ढंग से पढ़ेंगे और उसमें से कभी क्वेश्चन नहीं आते। जयपुर मीना मित्रों, मैं आपसे राजस्थान में 8 जनजातियों में सबसे बड़ी जनजाति जनसंख्या में कौन सी थी? मीना। सर्वाधिक शिक्षित जनजाति कौन सी थी? मीना। मीना सर्वाधिक कहां मिलते हैं? जयपुर में। कहां मिलते हैं? जयपुर में। क्या हुआ था यहाँ तो देखिए, जैसे राजस्थान में जगह भाई, ये राजस्थान है पतंगा का, ये जयपुर, ये क्या है? जयपुर हो गया। ये तो जयपुर है। इस जयपुर में बताते हैं प्रारंभिक जो टाइम था, जो प्रारंभिक टाइम था, उस प्रारंभिक टाइम में मीनाओं का अधिकार था। यह जनजाति के द्वारा जयपुर में कब्जा कर रखा था मीनाओं का अधिकार। यानी प्रारंभ में जयपुर में किसका अधिकार था भाई? मीनाओं का। तभी क्या हुआ? फिर बदल हुआ पूरी सत्ता का, सत्ता फेरबदल हुआ, एक व्यक्ति आ गया, दूल्हे। कौन आ गया? कौन आया? पहले कौन थे यहाँ? पहले कौन थे? फिर कौन आया? दूल्हे आया। ये सुंदर होता, स्मार्ट होता, फेस जो था उसका, उसका तेज झलकता था इसके, तो तेज सिंह। दूल्हे को गांव वालों ने धोला कर दिया, तो धोला है। गांव में महिला अपने सास कर लेती है। ये हो गया। कितने नाम हो गए इसके? कौन बोलते? दूल्हे, तेज, धौल। कौन बोलते? दूल्हे, तेज, धौला। धौला इसका नाम हो गई थी। ये व्यक्ति कहता है कि मैं राम के पुत्र का वंशज हूं। तो राम के कितने बेटे हो गए? कौन बोलते? तो यहाँ मैंने राम लिख दिया। राम के कितने बेटे? 2, लव और कुश। ये कहता है कि हम छोटे पुत्र कुश की संतान है, जितने मेरी पीढ़ियां, मेरे पूर्वज इससे निकले, यानी इससे हमारा जन्म हुआ है, इसके वंशज है। तो इन्होंने कह दिया फिर इसके वंशज तो क्या करना चाहते हो? हम इसके नाम से जाने चाहिए। कुछ तो नहीं कहेंगे, लेकिन हम क्या कहेंगे? कछवा। क्या कहेंगे? तो सरनेम मिल गया जयपुर के राजाओं को, कौन सा? कछवा। और ये व्यक्ति आया, इसने मीनाओं को परास्त कर दिया और मीनाओं से क्या छीन लिया? क्या छीन लिया? तो प्रारंभ में जयपुर वाला जो इलाका है, जो क्षेत्र है, उसमें पहले कौन सी जनजाति का कब्जा था? मीनाओं। मीनाओं से सब कुछ किसने छीन लिया? दूल्हे ने। किसने छीन लिया? और इनको खत्म करके इसने एक नया सरनेम चला दिया, कौन सा? कछवा। इसलिए कहते हैं जयपुर में किस वंश के राजाओं का शासन था और ये किसकी संतान थे? कुश किसकी संतान था? राम किसकी संतान था? तो ऐसे करके पीढ़ी में एक व्यक्ति आता है, सबसे पहला पूर्वज रघु। तो रघु के कुल के लोग कहते हैं राम, दशरथ, लव, कुश, इसलिए रघुवंश तिलक या रघुवंशी कहते हैं आमेर के राजाओं को, जयपुर के राजाओं को कछवा। तो कछवा के राजाओं का, जयपुर के राजाओं का सरनेम क्या हुआ? तो ये वंश का नाम हो गया कछवा वंश। और ये बात है 1130 की। तो मैं ये कहूं ये लोग पहले से यहाँ के स्वामी थे मीना, मनमर्जी करते थे, लेकिन जैसे दूल्हे आए इनको भगा दिया युद्ध में परास्त करके। तो क्या करेंगे? एक ही काम, चोरी करेंगे, हमारा नहीं तो किसी और का होने नहीं देंगे। तो इन्होंने इस पूरे क्षेत्र में लूटपाट, चोरी से भीषण आतंक मचा दिया। दूल्हे ने खूब कोशिश की, लेकिन पूरी तरह से नहीं कर पाया, क्षेत्र में कैसे पहुंचेंगे? तो उस दौरान इन्होंने पूरी तरह से उस चीज की तरफ दोबारा से जयपुर में मीना भी घूमेंगे और चोरी लूटपाट करने लगे, जिससे कछवा वंश बड़ा तंग था, लेकिन उन्होंने कोशिश की, पूरी तरह से दमन नहीं कर पाते थे। तो आप ये चीज समझोगे कि जयपुर में मीना जो जनजाति है वो सर्वाधिक मिलती है। मीनाओं का पहले पूरे कायपे का था जयपुर में, इनको किसने परास्त करके हटा दिया? दूल्हे ने। और कौन से वंश ने निकाल दिया? कछवा। और कब की बात है? 1130 की। ये को किसकी संतान बताते हैं? कुछ की, इसलिए क्या कहलाए? कछवा। तो ये हमारा पहला स्टेप होगा। इसे स्टार्ट करने से पहले थोड़ा लंबा चलेगा, देखो एक बार मेरे साथ लिखेंगे 2-3 पॉइंटों को। ये स्टार्टिंग है इसकी। राजस्थान में जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ी जनजाति, सबसे बड़ी जनजाति सर्वाधिक कहां मिलती है? जयपुर में। क्यों मिलती है जयपुर में बताओ? क्योंकि जयपुर नहीं का था पहले। अरे नहीं को तो था जयपुर, जयपुर तो हटाया गया किसी और के द्वारा। मीना जनजाति, और मीना जनजाति सर्वाधिक मिलती है जयपुर से, जयपुर रियासत में मीना जनजाति सर्वाधिक मिलती है जयपुर में। अब यहाँ बात करें अपन मीनाओं का अधिकार पहले प्रारंभ में किसमें था? जयपुर में। तो ये पूरा स्टेप पूरा सीक्वेंस बन जाएगा। प्रारंभ जयपुर और इसके आसपास के क्षेत्र, जयपुर और इसके आसपास के क्षेत्र पर मीनाओं का अधिकार था। और मैंने कौन सा वाला पहला व्यक्ति बताया था? दूल्हे। कौन सा बताया? दूल्हे। दूल्हे राय ने मीनाओं से ये क्षेत्र अधिकार मिल गया 1137 में। और कौन से वंश की स्थापना कर दी? कछवा वंश की। और कछवा वंश की स्थापना कर दिया। तो इसका मतलब मीना क्या करने लगेंगे? काम थोड़ी छोड़ेंगे। तो यहां से अपने कह सकते हैं मीना चोरी, डकैती और लूटपाट करने लगे। ये वाला सीक्वेंस बनता है इसको पढ़ने में। अब हम सीधे मीनाओं में एंट्री कर जाएंगे। मीनाओं ने क्या किया था उस दौरान? चलिए नेक्स्ट। अब ये तो बताया कि मीना जो थे उनका क्या काम हो गया भाई? ये क्या काम हो गया उनका? चोरी, लूटपाट, डकैती। ये आप ध्यान रखोगे। इसके कारण अब यहाँ बात आती है, इनके माथे पे टैग था। चोरी कोई करेगा तो कौन करेगा? कौन करेंगे? मीना। तो टैग मिल गया कि चोरी करने वाली जाति कौन सी है? मीना। अब करेगा वो तो वही टैग मिलेगा मिलेगा। अब उस दौरान इनका जो काम था वो टैग बन गया, एक प्रतीक चिन्ह बन गया कि चोर जाति किसको मानेंगे? मीना को। अब इस दौरान क्या हुआ? इस दौरान सरकार ने कुछ निर्णय लिए, सरकार के द्वारा फेरबदल किए गए और कुछ चीजों में चेंज किया गया। अब यहाँ से जो चीजें स्टार्ट होगी वो अपनी इंपोर्टेंट है सारी। ये बन गया, बताओ चलेगा। अब यहाँ क्या हुआ? सरकार ने सेंट्रल केंद्रीय सरकार ने, केंद्र सरकार ने एक एक्ट बनाया और केंद्र सरकार ने एक एक्ट पारित किया 1924 में। इस एक्ट का नाम था क्रिमिनल क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट। देखो इसमें क्या करना है देखो कि केंद्र सरकार ने 1924 में कौन सा एक्ट पारित किया? क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट। और क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट में घोषणा कर दी मीणा आपराधिक जाति है। मीणा कैसी जाति है? तो टैग लगे अपराध करने वाली जाति किसको बताया गया? मीणा को। इसका मतलब मीणा के लिखेंगे तो उन्हें किस नजर से देखा जाएगा? अपराधी। तो आपराधिक जाति का दर्जा दिया गया। इनके माथे पर टप्पा लगा। आज तक केवल हम सोचते थे, लेकिन सरकार ने पहले कर दिया कि चोर चोरी करने वाली, अपराध करने वाली जाति केवल कौन सी है? मीणा। तो ये माथे पर टप्पा पहले कर दिया। एक पूरे बात में खबर पड़ गई कि अपराधी जाति कौन सी है? मीणा। तो मीणा को आपराधिक जाति घोषित कर दिया। मीणा को
आपराधिक जाति घोषित कर दिया। अब मैं आपसे ये कहूं ये आपराधिक जाति घोषित कर दी, अब मीणाओं की समस्या पैदा होगी। जब भी मीणा जाते कोई भी मीणा नाम सुनता तो क्या कहते, तो अपराधी है, चोरी करने आया। तो लोगों की नजरिया जो था इनके लिए चेंज हो गया, और नजरिया क्या बन गया, मीणा को देख के चोरी करने वाले, मीणा को देख के लूटपाट करने वाले, मीणा को देख के चोरी करते हैं। तो ये पहले लोग एक्ट में पारित हो गया। अब समस्या ये है कि मीणाओं के कुछ लोग थे, उनको लगा ये सब कुछ क्यों हो रहा है, क्योंकि हम जागरूक नहीं है, हम अभी भी कुर्तियों में चल रहे हैं, हमें शिक्षा का स्तर नहीं है, हम कुर्तियों पर डिपेंड करते हैं, हम पुराने लोगों की तरह जीवन यापन करते हैं, जिसके कारण ये है। इसलिए इस पूरे एक्ट के तहत एक समिति बनाई गई, मीणा सुधार समिति। मीणा सुधार समिति, और मीणा सुधार जो समिति थी ये बनाई गई, और इसको बनाने वाले छोटू, कौन सा भाई, छोटू, दूसरा जवाहर राम, एक था माधव राम, इन तीनों ने बनाई एक कमेटी। इस कमेटी का उद्देश्य था मीणा जनजाति में अंधविश्वासों को, कुरीतियों को खत्म करना और शिक्षा के स्तर में बढ़ावा करना, यानी सामाजिक जागरूकता इस जनजाति में लानी है, नहीं तो बहुत ज्यादा पिछड़ जाएंगे। इस समिति का काम था। अब क्या हुआ, जब इस सरकार के बाद जयपुर सरकार ने बात सुनी ये तो अपराधी हैं, तो जयपुर सरकार ने 1930 में एक नया एक्ट लागू कर दिया। ये जयपुर सरकार ने मीणाओं को एक एक्ट में संशोधित कर दिया, और इन्होंने 1930 में एक एक्ट लागू किया, जराइम पेशा कानून। जराइम पेशा कानून, और जो जराइम पेशा कानून था, इस जराइम पेशा कानून में एक प्रावधान किया गया। इसमें प्रावधान था कि पहले से जैसा हम जानते हैं अपराध करने वाली जाति का टैक्स किसके पास है, मीणाओं के। अगर ये चोरी होगी तो सबसे पहले किस पर किया जाएगा, मीणाओं पे। तो इन्होंने क्या किया, जराइम पेशा कानून जयपुर सरकार ने प्रावधान रखा इसमें कि प्रत्येक मीणा जनजाति के व्यक्ति, वो महिला हो या पुरुष हो, अगर वो 25 साल की एज पूरी कर चुका है तो 25 साल से ऊपर वाले और 25 साल वाले जो भी मीणा पुरुष और महिलाएं वो नजदीकी थाने में जाएंगे, और नजदीकी थाने में डेली अपनी हाजिरी यानी प्रेजेंट लगा के आएंगे, हस्ताक्षर करके आएंगे। यानी पर डे आप जगो जगते बाकी के काम बाद में होंगे, पहले क्या होंगे, हस्ताक्षर। पहले क्या होंगे, पहले आप प्रेजेंट करके आइए। अगर कोई प्रेजेंट नहीं करता है और कहीं कोई चोरी हो जाती है तो जिसके साइन नहीं उसी को उठाएंगे, क्योंकि यहाँ पर टैग है, आप कैसी जाती है, चोरी करने वाली जाती है, तो टैग तो पहले से मिला हुआ है। अब सबसे बड़ी बात है, जब टैग मिला हुआ है तो ज्यादा सोचने की चोरी होगी, सबसे पहले चेक करो लिस्ट को किसके साइन नहीं है, उसी को उठाओ। तो आपको अगर नहीं है, आपको नहीं आना है, तो आप तैयार हैं, कोई आप ईश्वर से ये कामना कीजिए कि चोरी ना हो, चोरी होगी तो आपको उठाया जाएगा। अब इसके खिलाफ ये बताते हैं विरोध पनप गया पूरे जयपुर में, और इसके खिलाफ विरोध पनप गया। तो उस दौरान क्या हुआ, इस पूरी कंडीशन में ये बताया जाता है इसके खिलाफ, इस जराइम पेशा एक्ट और इस क्रिमिनल टाइप्स के खिलाफ आंदोलन की रूपरेखा बनाई, और पूरे अखिल भारतीय लेवल पर 1942 में दिल्ली में, 1942 में दिल्ली में पूरे भारत के मीणाओं ने सम्मेलन किया, अखिल भारतीय मीणा सभा, मीणा क्षेत्रीय सभा का आयोजन किया। एक पंचायत हुई, और इस पंचायत में बताते हैं यहाँ के मीणा भाग लेने गए, और मीणा ने भाग लिया, जिसमें सूतालाल मीणा हो गया, सूतालाल मीणा हो गया, बिरती चंद हो गया, बिरती चंद मीणा हो गया, बिरती चंद मीणा हो गया। ये जो मीणा थे ये भाग लेने गए, और वहां मोटिवेट टोकराए, और मोटिवेट टोकराए मीणाओं के लिए प्रावधान था मीणाओं को जागरूक करने के लिए। तो बताते इस दौरान ये बताया जाता है मीणाओं का एक धर्मगुरु था मुनि मगध सागर, मीणाओं का एक धर्मगुरु था मुनि मगध सागर, मुनि मगध सागर। और मुनि मगध सागर ने मीणाओं को मोटिवेट करने के लिए एक ग्रंथ लिखा मीन पुराण। कौन सा ग्रंथ लिखा, मीन पुराण। मीन पुराण से बताया गया कि मीन मीणा शब्द की उत्पत्ति हुई है मीन पुराण से, मीन से हुई है। तो मीणाओं का पूरा उल्लेख मीन पुराण में दिया, उसमें बताया कि मीणा शब्द की उत्पत्ति या मीणा जाति की उत्पत्ति मीन शब्द से हुई है। मीन होती है मछली, मीन का क्या होता है, तो जनजातीय प्रत्येक कल्चर में तो बताया जाता है कि मीणाओं में मछली खाना निषेध है, क्योंकि मानते मीणा शब्द की उत्पत्ति मीन से, मीन है मछली, तो मीणाओं की उत्पत्ति कैसे हुई है, मछली से। लेकिन आजकल कुछ नहीं छोड़ रहे, माता तो नहीं है, लेकिन आज ऐसे कह सकते हैं कि उत्पत्ति मानते तथ्य के अकॉर्डिंग, मीन पुराण के अकॉर्डिंग मुनि मगध सागर ने स्थिति करा देगी मीणाओं की। तो इसने बहुत बड़ी सभा का आह्वान कर दिया कि नीम का थाना में 1944 में बड़ी सभा का करेंगे आयोजन, जो पूरे भारत में मीणाओं की आवाज उठाने का काम करेगी। और ये आह्वान होगा सरकार को कि हमें इस एक्ट से मुक्ति चाहिए, हमें इस एक्ट से मुक्ति चाहिए, हमें हर चीज से मुक्ति चाहिए, हम ही सामान्य लोग हैं। तो मुनि मगध सागर के नेतृत्व में बड़ी सभा का आयोजन 1944 में नीम का थाना में किया गया। आपने तो दो एक्ट याद करने, 1924 में कौन सा एक्ट है, कोई देख के बता दो कौन सा है, कहा जाता है, भारत में है, केंद्र सरकार ने लागू किया था पूरे भारत में, केवल किस जाति के लिए, कौन सी जाति है, कब लागू किया, मीणा को टैग दिया, कौन सी जाति का। तो आज के बाद भारत में आपराधिक जाति कौन सी रहेगी, मीणा। और इसमें इसके खिलाफ सुधार करने के लिए समिति कौन सी बनाई, मीणा सुधार समिति। कितने लोगों के द्वारा, छोटू, पहला कौन सा है, छोटू, जवाहर, माधव। इसका जयपुर सरकार ने मोटिवेट होकर 1930 में कौन सा कानून ला दिया, प्रावधान आपको नजदीकी थाने में क्या करके आने होंगे, साइन करके आने होंगे। तो मीणा पूरे भारत में इकट्ठे हो गए 1942 में, और कहां सभा की, इसको कहते हैं अखिल भारतीय मीणा क्षेत्रीय सभा का सम्मेलन दिल्ली में कब हुआ। जयपुर से कितने लोग गए, दो, पहला कौन सा है, सूतालाल मीणा, दूसरा बिरती चंद मीणा, और कदम गुरु मुनि मगध सागर। इसने कौन सा ग्रंथ लिखा है जो मीणाओं के लिए विशेष चीजें बताता है, और उसके नेतृत्व में इस धर्मगुरु के नेतृत्व में उन्होंने नीम का थाना में 1944 में बड़ी पंचायत का आयोजन किया, आह्वान किया इन सब एक्टों को खत्म करवाने का। उसके बाद आंदोलन और ज्यादा गति पकड़ लेता है। तो हम चलेंगे इसमें, तो सबसे पहले अपन बात करेंगे क्रिमिनल टाइप्स एक्ट की। देखो मेरे साथ बनाएंगे 1924 में, 1924 में लागू किया, नींद आ रही है उनको, देखो क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट मेरे साथ बनाओ। कब आया था क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट, क्या प्रावधान था इसमें, क्या कहा गया था, मीणा को कौन सी जाति का दर्जा दिया गया, यानी कहीं भी कोई भैंस खोल जाएगी तो कौन खोलेगा, मीणा। किसी के जूता चल जाएंगे, जूते चल जाएंगे, कौन लेगा, मीणा। किसी का पंखा किसी ने खोल लिया तो कौन लेगा, मीणा। किसी का सोफा चल गया तो कौन लेगा। तो हर चीज पे किसको उठाएंगे, मीणा को। और कई बार तो कुछ नहीं चोरी होता था, फिर भी पहुंच जाते मीणा के, उनकी चीजों को उठा ले जाते तो किसी और की, क्योंकि तुम्हारे घर में तो किसी अपनी कोई चीज हो ही नहीं सकती। तो बड़ी समस्या थी। मीणा जाति को आपराधिक जाति, इसके तहत मीणा जाति को आपराधिक जाति घोषित किया। और जयपुर सरकार ने इस दौरान ही मैंने आपको बताया था एक समिति बनाई गई थी, निर्मित संस्था मीणा सुधार समिति। इसके हम बात करें संस्थापकों को लेकर, एक तो छोटू, जवाहर राम, माधव राम, छोटू लाल, जवाहर राम, माधव राम। मैंने आपको इसका उद्देश्य बताया, क्यों बनाई गई, क्या टारगेट था संस्था का, बताओ। किनको सुधारना, चोरी मत करो, यानी इनकी कुरीतियों को, अंधविश्वासों को, उनको जागरूक करना और शिक्षा का स्तर बढ़ाना। रुको रुको, खूब तेज होता है आजकल। पता है जनरेशन में क्या अंतर है, आजकल जो युवा हैं उनकी रिंगटोन आप बजते हो बहुत कम देखोगे, साइलेंट रखते हैं फोन को, किसी को साइड वाले को पता चले। जो आप बुजुर्गों को देखो, आपकी दादी, आपके दादाजी को फुल आवाज चाहिए, फुल वॉल्यूम चाहिए, और उनका फोन बजा लो कहीं भी बैठो 30 मिनट दौड़ कर जाते हैं, प्रधानमंत्री मोदी का फोन आ गया, तो वो फुल आवाज रखवाते हैं फुल, और ऐसी रिंगटोन लगाओ कि सुन जाए, आवाज ढंग से आए। तो आप जिस जनरेशन में रिंगटोन तो ऐसी होनी चाहिए, पता नहीं चले साइड वाले को। मीणाओं में कुरीतियों और अंधविश्वासों को खत्म करना।
तो अब तो ऐसे जनरेट और नई नई जनरेशन में नई नई रिंगटोन हो रही है। अब मैं ट्रेन में जा रहा था एक बार, तो ट्रेन में जाते ही मेरे पास कोई बैठा था सीट पे, तो हर बार आवाज आए ऐसे, रहने दो, मैं क्या चक्कर, रहने दो, हर बार आवाज आती है। फिर 2 मिनट बाद रहने दो, चक्कर, हाँ तो लोग मैसेज में ऐसी रिंगटोन लगा के रहने दो, तो चक्कर क्या हो रहा है, मैं उसे चेक करता, ऊपर से नीचे तक देखता कहां से आवाज आ रही है। अब ऐसी रिंगटोन भी लगा देते रहने दो, ये भी रिंगटोन है। ये लोग यानी इतने ज्यादा, यानी उनको ऐसे लगाते सबको पता रहना चाहिए कि हमारे पास भी कुछ है। देखो, तो मीणा सुधार समिति किस दौरान बनाई गई थी, बताओ कौन से एक्ट के तहत? क्रिमिनल टाइप्स, क्रिमिनल टाइप्स एक्ट में क्या कहा गया, मीणा क्या कैसी जाती है, आपराधिक। और फिर हमने कुछ 3 मीणाओं ने इकट्ठे होकर कौन सी समिति बना दी, किसने? छोटूलाल, जवाहरलाल, माधवराव। मीणा में कुर्ती और विश्वास को क्या करना है, और शिक्षा का स्तर क्या करना है, बढ़ाना। तो नीचे इसमें और जोड़ लेना, और शिक्षा का स्तर बढ़ाना। और जयपुर सरकार ने फिर कौन सा एक्ट लेकर आई, जयपुर सरकार? जराइम पेशा। जयपुर सरकार ने, जयपुर सरकार ने लागू किया जराइम पेशा कानून। जराइम पेशा कानून के तहत क्या बायोडाटा है, तो जराइम पेशा कानून के तहत जो प्रक्रिया है उसमें मैंने आपको बताया 25 साल के बाद और 25 साल तक के लोगों को, यानी जिनकी एज 25 साल हो चुकी है, उनके प्रत्येक स्त्री और पुरुष को कहां साइन करने होंगे, नजदीकी थाने में। तो इसके तहत, इसके तहत प्रत्येक, क्या हुआ, अब चोरी करके 4 व्हीलर तो कहां से आएगी? नहीं, कई बार ऐसा होता था, औरतों की जरूरत पड़ती थी, औरतों को माफी जल्दी मिल जाती थी। हाँ, लाठी चार्ज भी नहीं होती। अब कोई आंदोलन होता है, आंदोलन में पुरुषों को भेजो आंदोलन करने के लिए, तो कर्मचारी तुरंत लाठी लेकर कूद पड़ते हैं उन पे। महिलाएं जाती हैं तो 10 बार सोचते हैं कि 11वीं बार में ट्राई करते हैं तो जाके। तो मैं आपको बताऊं, फर्स्ट ग्रेड का पेपर घोषणा हुई थी कोविड से पहले, बता दिया ना। हाँ, लड़के टंकी पे चढ़ के, तो जाके जब लड़के के मान सौ लोग मैदान में आंदोलन करने का, वहां पुरुष लगे थे 15 दिन से लड़के, लेकिन डेली आते पीट पाट के चले जाते हैं, कोई दीवार कूद के भाग रहा है, कैसे भाग रहा है, सुबह आ जाते, पुलिस कर्मचारी आते फिर भाग जाते। तो बहुत टाइम हो गया, फिर लड़कियों को बुलाया गया, क्या पाइए, तो लड़कियों को उन्होंने अलग से एक्स्ट्रा कहा कि आप ऐसा कीजिए कि धर्मेंद्र वाली घटना आपको दोहरानी पड़ेगी, टंकी पे चढ़ जाइए। तो टंकी पे चढ़ के महिलाओं ने, लड़कियों ने आंदोलन किया, लेकिन लड़के पीछे वाली सीढ़ियों से खाना दिया टाइम से, क्या वही रहना है, तो वो लड़कियां डराती थी, पैर ऐसे करके कूद जाएंगे, पेपर पीछे करो। हाँ, बहुत दिन तक चला था ना बहुत ज्यादा। तो सरकार झुकी, इनके बेचारे ऐसी बोली पड़ जाती है, इसके सामने कैसे झुकी सरकार, इतनी बोली पड़ जाती है, और विलुप्त तो होते जा रही है आजकल, तो ये प्रजाति विलुप्त होती जा रही है। देखो जनसंख्या बढ़ती जा रही है, आने वाले आंकड़ों में भारत में पुरुषों की संख्या कम और महिलाओं की संख्या ज्यादा होगी। अब आप जनरेशन देख लो, प्रेजेंट टाइम में जितने भी हॉस्पिटल में चले जाओ या आसपास के गांव में देखो, लड़कों के से ज्यादा लड़कियों के जन्म हो रहे इस टाइम में। लेटेस्ट आप देखो इस दौरान, ये आने वाला ये आंकड़ा है, रिपोर्ट आई है भारत में, क्या आने वाला यही है कि अब क्या लिंगानुपात, जैसे पुरुष ज्यादा महिलाएं कम है, अब की बार आने वाले टाइम में ऐसा पुरुष कम रहेंगे, महिला ज्यादा रहेंगे, चक्कर तो तब पड़ेगा। हाँ, डर नहीं है, ये तो खुश नहीं, किसी ने नहीं मारा, भारत में तो अत्याचार कम ही हुए हुई है, लेकिन हम लोगों की जनरेशन देखो कितना ज्यादा अवेयरनेस है कि मैं आपको बताऊं कि लड़कों से ज्यादा लड़कियों को फोकस किया जा रहा है घर वालों के द्वारा। हमारे घर में हमसे ज्यादा तुम्हारी सिस्टर बड़ी हुई है, मुझसे ज्यादा एजुकेशन है। सबसे बड़ी बात तो ये है कि हमारी एजुकेशन रुक गई, हाँ तुमसे भी ज्यादा इनकी है, झंडुआ तुम तो ये सही बात है, आज जनरेशन यही है। और सबसे बड़ी बात है, लड़कों की जरूरत भी नहीं है, सबका टाइम आता है, धरती गोल है, घूमेगी, सबका टाइम आएगा। तो अब रैंकों में देख लो, लड़कियां आगे जा रही है, क्यों? क्योंकि तुम नोट्स इकट्ठे करने में ले जाते हो, तो कलेक्शन इतना करते हो तुम नोट्स का, पढ़ना किनको, इनको तुम तो इकट्ठे करते हैं, हाँ अलमारी भर गया खूब है, अब इकट्ठे नहीं कर, पढ़ना नहीं है। तो ये प्रक्रिया है जो चेंज हो रही है। तो देखो ये जरा पैसा कानून है, इसके तहत प्रत्येक मीणा महिलाओं को, प्रत्येक मीणा पुरुष व महिलाओं को प्रतिदिन कहां जाना होता था, क्या करने, साइन करने। साइन को हिंदी में क्या कहेंगे, हस्ताक्षर, हस्ताक्षर कहेंगे ना, नजदीकी थाने में। मैंने सुबह से लिख दिया एक बैच में, उधर बैठता है दबाव, दबाव डाला गया, तो मैंने ऐसे पूछ लिया दबाव का अर्थ बताओ, प्रेशर। दबाव का अर्थ प्रेशर कब से हो गया, प्रेशर का अर्थ जरूर दबाव था, ये दबाव का अर्थ ही प्रेशर हो गया। तो उसे पूछा और कोई बताओ, और कुछ नहीं आता, बस इतना ही आता, दबाव को प्रेशर कहते हैं। तो बताओ कितनी ज्यादा चेंजमेंट आ गया चीजों में। नजदीकी थाने में हस्ताक्षर करने होते थे। अब आजकल क्या इंग्लिश मीडियम में पढ़ के आ रहे हैं सब, उनको दबाव जानते हैं तो प्रेशर ही जानते हैं। इन्हें हस्ताक्षर करने होते थे। तो जराइम पेशा कानून, ये देखो इसकी टाइमिंग 1930, जराइम पेशा कानून कब लगाया गया, जयपुर सरकार द्वारा 1930 में। अब इसके बाद धर्मगुरु जो था इनका मुनि मगध सागर, उसने बेड़ा उठाया, क्योंकि मीणाओं में जनजागृति की कमी थी, और मीणाओं की इस दयनीय स्थिति को देखकर कि मीणाओं पर इतने अत्याचार किया जा रहा है, क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट है, जराइम पेशा कानून है, इसके तहत इनका शोषण किया जा रहा है, तब मुनि मगध सागर ने जिम्मेदारी ली और उन्होंने पूरे भारत के जो मीणा थे उनको आह्वान किया। तो मीणाओं का अखिल भारतीय यानी सेंट्रल लेवल पर, पूरे नेशनल लेवल पर मीणाओं की एक सभा हुई, जो मैंने आपको बताया दिल्ली में हुई थी 1942 में, जिसमें राजस्थान के मीणा भाग लेने गए थे, सूतालाल मीणा हो गया, प्रीतिचंद हो गया, वहां उन्होंने जाकर बताया। तो जाने के बाद फिर जयपुर वाला मीणा का जो घटना है वो पूरे राष्ट्र लेवल की बन गई। अब पूरा का पूरा बहुत बड़ा मुद्दा तैयार हो गया मीणाओं को लेकर। तो अगर हम बात करें तो क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट तो कब आया भाई 1900, इसमें क्या घोषणा की गई थी, आपराधिक जाति कौन सी है, मीणा। और इसके तहत एक कौन सी समिति बनाई गई थी, मीणा सुधार समिति। कितने लोगों ने, 3, छोटूलाल, जवाहरलाल, माधवराव। मीणा में अविश्वास अंधविश्वास कुर्तियों को खत्म करना और शिक्षा का स्तर बढ़ाना। इसी तहत जयपुर सरकार ने भी कानून कौन सा लागू कर दिया, और ये कब आया 1930 में, जिसमें पुरुष और महिलाओं को प्रतिदिन नजदीकी थाने में क्या करके आने पड़ते थे, हस्ताक्षर। चले आगे, चलिए एक बात देखिए। इसके बाद अखिल भारतीय मीणा क्षेत्रीय सभा का सम्मेलन कहा हुआ था दिल्ली में, इसको मेरे साथ बनाओ। मीणा क्षेत्रीय सभा का सम्मेलन, का सम्मेलन 1942 में दिल्ली में हुआ, दिल्ली में हुआ। इसमें राजस्थान से भाग लेने गए, या इसमें जयपुर से भाग लेने गए, जयपुर से भाग लिया वृद्धि चंद,
और सूतालाल मीणा। वृद्धि चंद और सूतालाल मीणा, ये आप ध्यान रखेंगे। तो इसमें जयपुर से भाग लिया था 2 लोगों ने। इसके बाद मीणा को धर्मगुरु कौन बताया था मैंने? मुनि मगन सागर। और मुनि मगन सागर में बहुत बड़ी पंचायत की नींव का नाम है। गुरु मुनि मगन सागर 1944 में मीणाओं की सभा आयोजित की। मीणाओं की सभा आयोजित की। नीम का थाना, अगर नीम का थाना पहले सीकर में था, ये बन चुका है। नीम का थाना में। और अगर हम बात करें मुनि मगन सागर को लेकर, तो मुनि मगन सागर के द्वारा ग्रंथ कौन सा लिखा गया था? मीन पुराण। मीन पुराण लिखा गया ग्रंथ है। ये आप ध्यान रखोगे। इस दौरान क्या हुआ? मुनि मगन सागर के कहने पर जयपुर राज्य मीणा सुधार समिति का गठन किया गया और उसमें बद्रीनाथ, या अपन बात कर सकते हैं, उसको इसमें जोड़ा गया था, इसका अध्यक्ष बनाया गया था। वंशीधर को गठित किया जयपुर राज्य मीणा सुधार समिति। और इस दौरान मीणा जयपुर राज्य मीणा सुधार समिति जो थी, इसका अध्यक्ष बंशीधर शर्मा को बनाया। बंशीधर को बनाया। तो इनके कहने पर, मुनि मगन सागर के कहने पर वंशीधर को इसका अध्यक्ष बनाया गया। और बहुत बड़ी मांग उठाई गई नीम का थाना में। 2 एक्टों के खिलाफ मांग उठाई गई। कौन कौन से एक्ट बताए थे मांग उठाने के लिए? एक तो 1924, एक 1930। 1924 वाले का क्या नाम था? देख लो, कोई टीपी बता दो क्या था? क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट। और 1930 में जराइम पे शकल। तो इसको बनाओ एक बार आप। चले आगे। तो ये आपको ये ध्यान रखना है कि नीम का थाना में जो सभा हुई थी वो कब हुई थी? 1944 में। ये चीजें आपको मिल जाती है अखिल भारतीय मीणा क्षेत्रीय सभा। इसका सम्मेलन पेपर में आपको किताबों में कब मिलेगा? ये मिल जाएगा इसके जस्ट बाद खत्म करवाते 1952 में। लेकिन इसके जस्ट बाद अपन पढ़ेंगे 1945 में श्री माधोपुर में सम्मेलन हुआ था। कब हुआ था? श्री माधोपुर में, जिसमें पूरी तरह से विशाल रूप से पूरे जोश के साथ मांग उठाई गई मीणाओं द्वारा। और लास्ट में 1940 में जयपुर सरकार ने तो एक्ट वापस ले लिया और सेंट्रल गवर्नमेंट ने ले लिया 1952 में, जो उसी सभा के बाद पूरी तरह से जोश के साथ आवाज उठाई गई थी। तो मेन तो जो है कि मुनि मगन सागर का उद्धारक माना गया मीणाओं का। तो उनके द्वारा लिखा गया ग्रंथ मीन पुराण कहता है मीणा सबकी उत्पत्ति कैसे हुई है? मीन से, यानी मीणाओं की उत्पत्ति किससे मानते हैं? मछली से। तो नीचे नोट लगाएंगे। मुनि मगन सागर के नेतृत्व में मीणाओं पर लागू एक्ट का विरोध किया गया। और 44 में मीटिंग हुई कहां थी वैसे? नीम का थाना। अब बात आती है नेक्स्ट। अब मुझे बात बताओ, मीणाओं ने आंदोलन किया, मान लिया, तो मीणाओं ने जो आंदोलन किया वो किस एक्ट के खिलाफ किया था मुख्यतः? तो क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट कब आया? सेंट्रल गवर्नमेंट और जयपुर सरकार ने कौन सा लगाया? और ये जराइम पे कानून कब आया? 1930 में। इसके खिलाफ पहले तो समिति बनाई गई मीणा सुधार समिति। उसके बाद अखिल भारतीय मीणा क्षेत्रीय सभा का सम्मेलन कहां हुआ था? दिल्ली में। तब हुआ था 1942 में। इसी दौरान 1944 में का धर्मगुरु कौन है भाई? मुनि मगन सागर। 1944 में बड़ी मीटिंग कहां की? नीम का थाना में। और ये बता दें, इसी दौरान एक जयपुर राज्य मीणा सुधार समिति का गठन किया गया। इसका अध्यक्ष किसे बनाया गया था? वंशीधर को। अभी मांग उठाई गई, इस मांग को लग रहा था ये मुश्किल है, इस मांग को स्वीकार करे सरकार, इसलिए इनके द्वारा एक सम्मेलन किया गया 1945 में। सभा आयोजित हुई। सभा आयोजित हुई मीणा क्षेत्रीय सभा की श्री माधोपुर 1945। श्री माधोपुर में 1945। श्री माधोपुर सीकर में पड़ता है, लेकिन अभी नीम का थाना में। इसको लेकर हम बात करें, यहाँ एक्टों यानी एक्ट कितने बताएं? 2 एक्टों का विरोध किया गया। यहाँ एक्टों का किया गया था विरोध, जिसके कारण जयपुर सरकार 1940 में वापस ले लेती है। अब जयपुर सरकार का तो एक ही एक्ट था, कौन सा? जराइम पेशा। जयपुर सरकार 1940 में वापस ले लेती है। जराइम पेशा वापस ले लेती है। जबकि सेंट्रल गवर्नमेंट का एक्ट कौन सा था? क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट। उसे 1952 में खत्म किया गया था। बहुत आंदोलन हुआ, तो क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट से मुक्ति मिली 1952 में। अगर ऐसा नहीं हुआ होता और आपके घर चोरी हो जाती तो आप क्या कहते? किसने कर ली? मीणाओं ने। फिर बोल रहे खुल के करते, फिर वो क्यों समाज करने में टैग लग गया, उपाधि मिल गई, फिर क्यों रुकना? फिर खुले में करना है। तो इसलिए इसको एक्ट को खत्म किया गया, उन्हें दर्जा दिया गया और आरक्षण देकर छूट दी गई। और छूट देने के बाद बाकी सारी जनजातियों को छूट है, लेकिन इसको भी छूट नहीं मिली। लेकिन ये लोग अभी पढ़ने लगे और बहुत आगे हैं। बाकी जनजाति में शिक्षा का स्तर आज भी वैसा ही है, थोड़ा बहुत धीरे धीरे सुधरा है। ये एक साथ परिवर्तित हुए और बहुत आगे निकल गए ये पढ़ लिखकर। तो सबसे ज्यादा शिक्षित जनजाति इसलिए किसको कहते हैं? मीणाओं को। बाकी शिक्षित जनजाति और किसी को नहीं कहते। देखो जनजातीय एरिया, बाकी की जनजातियों में मान लो पैसे की कमी है, कुछ नहीं उनके पास, तो छोटी जनजाति के लोग, यानी ये जो लोग हैं जनजातियों के, ये लोग अपनी आजीविका के लिए कोई पानी का ठेला लगा लेता है, कोई जूते पॉलिश कर लेता है, कोई बाल काटने लग जाता है, कोई भीख भी मांगने लग जाता है, उन्हें लगता है कि पेट पालन करना है, कोई भी छोटा मोटा काम कर लेते हैं। लेकिन इस जनजाति को कहते हैं शर्मीली जनजाति। कैसी? भूखे मर जाएंगे लेकिन छोटा काम नहीं करेंगे। इज्जत प्यारी है, भूख प्यारी नहीं है। बाकी के लोगों की स्थिति खराब होती है तो भीख मांगने लग जाते हैं, भीख मांग कर काम चला लेते हैं। इनको करना है पेट पालन करना है, लेकिन शर्मीली जनजाति को जिस एरिया हम भीख भी नहीं मांगेंगे, कोई छोटा मोटा काम नहीं करेंगे। अब मुझे तो खराब हालत अन्य जनजाति की ज्यादा हो गया एरिया की।
ये तो काम ही नहीं करे, इसलिए सबसे ज्यादा खराब हालत इसी की है, इसलिए सरकार ने इसको दर्जा दे दिया आदिम जनजाति। कैसी जनजाति? सर्वाधिक खाना तो जनजाति। इन्हें नरेगा वगैरह में छूट दे रखी है, लेकिन जितना काम करेंगे आता कुछ है नहीं, काम बड़ा करेंगे, बिना आए तो कैसे बड़ा काम कर लेंगे, लेकिन इसलिए आज भी इनको आदिम जनजाति का दर्जा प्राप्त है, लेकिन ये अभी भी उसी लेवल में। तो दो ही तहसीलों में मिलती है स्पेस के, किशनगंज और सावत बारा जिले में दो ही तहसीलों में मिलती है जनजाति। तो इसे कहते हैं राजस्थान की सम्मिलित जनजाति। और मैं आपसे कहूं, मीणा जनजाति को क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट से मुक्ति कब मिल गई? और मैंने आपसे कहा था मीणा क्षेत्रीय सभा का श्री माधोपुर में सम्मेलन कब हुआ था? उसके बाद 1946 में जयपुर सरकार ने वापस ले लिया, क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट वापस ले लिया 1900। अब मैं आपको मीणा पे कितने एक्ट लागू थे? दो, क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट और दूसरा जराइम पेशा कानून। क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट में टप्पा लग गया, आपराधिक जाति कौन सी है? और जराइम पेशा कानून में आपको डेली क्या करने पड़ते? हस्ताक्षर करने पड़ते। मीणा का धर्मगुरु कौन है? मुनि मगन सागर, जिसने मीटिंग कब की? 1944 में। कौन सी जगह पे की? नीम का थाना। और मैं आपसे कहूं पूरे के पूरे जनजाति आंदोलन पड़ते, तो राजस्थान जनजाति आंदोलन कितनी जनजाति के पड़ते हैं? दो। पहली तो कौन सी है? मीणा। मीणा के बाद कौन सी है? तो मीणाओं के कितने आंदोलन है? पहला कौन सा है? जाजपुर और दूसरा, और भीलों के कितने? दो। भगत और एक ही। भगत आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? कौन सा कांड फेमस है इनका? ये कब हुआ था? दूसरा कौन सा है? नेतृत्व करता कौन है? और कांड कौन सा फेमस है? निम्न कांड कब होता है? 1921 में। इसका मतलब मैटर फिनिश। मैटर फिनिश, बाकी का भीलों का आंदोलन कब पढ़ेंगे? ठीक है।